जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक सूचना मेरे पास आई है। एक अग्निवीर जिसका नाम था संदीप सैनी, जो फिलहाल हरियाणा में पोस्टेड था। एक महीने पहले छुट्टी काट के गया था, कुछ दिन पहले, एक महीने की, और 10 दिन हो गए उसको छुट्टी काट के। 10 से 15 दिन वो अपनी यूनिट में हरियाणा चला गया था। हरियाणा से उसको भेजा गया था राजस्थान, फील्ड फायर के लिए या एक्सरसाइज के लिए। अभी चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, लेकिन राजस्थान था। और राजस्थान से उसके घर वालों के पास सूचना आती है कि आपका लड़का लापता है 2 दिन से। तो पहली बात तो यहां सबसे पहले एक सुई, बोलते हैं शक की सुई, जहां से स्टार्ट होती है कि अगर वो 2 दिन से लापता था तो उसके घर वालों को उसी समय यूनिट ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और चलो 2 दिन से लापता भी था, अब उसको बता रहे हैं। और जब उनके घर वालों ने ये कहा कि भाई लापता है तो हम वहां आ जाते हैं, वहां पुलिस तक को रिपोर्ट लग गई। घर वालों ने पुलिस से भी बात की है, उनसे भी बात की है, तो बोल रहे हैं थोड़ा और रुक जाओ। लेकिन आज सुबह बड़े अचंभे की बात है, समझ से परे है, जो जवान वहां से 2 दिन से लापता है, राजस्थान का ही जवान, नीम का थाना, जो कि सिक्कर में अभी नया जिला बना था, अभी वापिस कैंसिल हुआ है। नीम का थाना का जवान और राजस्थान से ही 2 दिन से लापता होता है। घर नहीं पहुंचता, घर वालों को कोई पता नहीं चलता, यूनिट कह रही है लापता है। और आज तीसरे दिन उसके घर से मात्र 500 से 600 मीटर दूरी पर एक पेड़ पर सुबह सुबह 6 बजे ही उसकी बॉडी मिलती है। दुनिया को अलविदा कह गया या किसी ने वहां उसको लटकाया है, ये तो एक विषय है जांच का। जैसे कि अभी मैं एक वीडियो मेरे पास भेजा था मेरे से कोई जुड़े हुए व्यक्ति ने, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि सर मेरे पास भी सिर्फ वीडियो ही आया है, पूरी अपडेट नहीं है। घर वालों से हो सकता है, मैं जैसे मेरे पास पहुंचा मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ, और आगे की जो भी अपडेट होगी मैं रात को उसके सिलसिले में एक वीडियो और डालूंगा। अभी 1 घंटे में लगभग मैं सूचना ले लेता हूँ। और उनके घर वालों की जैसे अभी चली रही है, वहाँ जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ मोचरी में घर वाले वहाँ उनके बैठे हुए हैं कि भाई हम फौज की तरफ से उसको सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान से उसका अंतिम संस्कार हो। और जो भी घर वालों की डिमांड है वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा, क्योंकि अभी तो रात है, हो सकता है या तो रात को या कल सुबह तक अगर वो नहीं होता है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा और पूरी अपडेट आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि घर वाले बता रहे हैं कि उसके पास, वो वर्दी में था, उसकी जेब में टॉर्च और विसल है, आई कार्ड उसके पास है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ड्यूटी से भागा है, अगर भागा भी है तो। एक चीज और बता रहे हैं कि वहां 2 टोपले, समझते हो, जो हमारे यहाँ राजस्थान के लोग तो समझते होंगे, टोपा जो हम लगाते हैं, और फौज का जो हम जिसको बाल कलावा बोलते हैं वो समझो, फौजी आदमी, या जो उनका कैप आता है वो समझो। तो वो 2 एक्स्ट्रा, एक उसने खुद ने पहने हैं और 2 एक्स्ट्रा और पड़े हुए थे। और उसने अपनी बेल्ट, उसके बाद अपनी इनर निकाली है और उससे पेड़ के पास ये किया है, घटना को अंजाम दिया है। घर वालों को और वहाँ 1-2 और फौजियों की जो मैं स्पीच सुन रहा था कि भाई कहीं ना कहीं या तो अधिकारियों ने इसको टॉर्चर किया है या कोई विषय है, तो वो जांच होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं की एक तो
किसी भी एंगल में सीबीआई जांच नहीं होती। अब पोस्टमार्टम में क्या आता है, पोस्टमार्टम वगैरह हो ही रहा है, पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी है और नज़दीकी जो जयपुर हेडक्वार्टर है वहाँ से बंदे भी आ रहे हैं। तो मेरे को पूरी अपडेट आने दो, उसके बाद मैं आपको सूचना दे दूंगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी आज अगर 2 दिन से बंदा लापता है, हम बार बार इसलिए कहते हैं कि भाई आप हमारे से जुड़कर रहो, या कोई और व्यक्ति क्या इसकी यूनिट के, आज इंडियन आर्मी की कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिससे मेरे से कोई बंदा नहीं जुड़ा हुआ। अगर ऐसी घटना घटती है तो कम से कम अगर आप मेरे को बताते, हो सकता है बंदे के घर वालों से संपर्क करते, उधर सीओ साहब से संपर्क करते और हम इस बंदे को बचा सकते हैं थे। अब तो खैर क्या है बचाना, अब तो इंसाफ अगर इसको मिलेगा वो भी पता नहीं, भगवान जाने, क्योंकि हमारा कोर्ट जिस स्पीड में चलता है आप वो भी सब जानते हो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कैसी होती है वो भी सब जानते हो। अब तो सबसे फर्स्टली तो ये होना चाहिए कि उसका जो अंतिम संस्कार हो वो राज के सम्मान के साथ हो, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। और इन घटनाओं की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हमारा ही अधिकारी जो हमारा दुश्मन बना हुआ है वो पकड़ में नहीं आएगा, और पकड़ में भी आ जाता है तो उनको कठोर सजा नहीं दी जाती। इसी कारण ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था, इंडियन आर्मी की आज ऐसी कोई यूनिट नहीं है, हालांकि मेरे से सेना, एयरफोर्स और नेवी और पैरामिलिट्री के तमाम, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीएफ, हर जगह से बंदे जुड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ से तो हो सकता है कम हो, 8,30,000 ये मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और कम से कम नहीं तो 20 से 25,000 ग्रुप मेरे पास बने हुए हैं, जो अलग अलग जो रिटायर्ड हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, उसके अलावा यूनिटों के ग्रुप, अलग अलग लोगों के ग्रुप बने हुए हैं। पर्सनल नंबर भी मेरे पास हजारों हैं, और हर एक यूनिट का बंदा मेरे से जुड़ा हुआ है। तो उनसे कहना चाहता हूँ, इस जुड़ने का फायदा क्या है आपका। मैं मानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत लो, आप पंगा मत लो, लेकिन यार किसी की ऐसी मुसीबत ही आ जाती है, कोई भाग जाता है, तो कम से कम बता तो दो। आप एक फ़ोन करके मेरे को बोल दो कि सर हमारी यूनिट में कहानी हुई है, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को हैंडल करने की। ठीक है, किसी ने कुछ किया नहीं किया वो चीज़ तो बात की बात है, लेकिन ज़रूरी है कि किसी को बचाना। अगर आप जुड़कर ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा क्या है। जो हो गया वो तो हो गया। अभी भी इसकी कोई यूनिट का बंदा है, सबके पास मेरे नंबर है, सबको पता है। अगर फिर भी नहीं है तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा नंबर है, कॉलिंग और व्हाट्सअप। भैया अगर किसी के पास भी इससे कोई रिलेटेड सूचना है तो मेरे को ज़रूर बताओ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास लगातार कॉल भी आते रहते हैं, कुछ और भी काम होते हैं तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिखकर भेज दो कि सर ये घटना हुई है। सभी को पता है, आज तक रविंद्र फौजी ने किसी का नाम कहीं उजागर नहीं किया कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं फंस जाऊंगा। आज तक बड़े बड़े लोगों को ठीक किया है, और किसी भी बताने वाले का नाम मैं बता रखा हूं कि रविंद्र फौजी फांसी टक जाएगा, लेकिन आपका नाम नहीं आने देगा, और ना ही आपकी नौकरी को आँच आने देगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कोई अधिकारी भी दुश्मन नहीं है, और ना ही हमारी सेना खराब है, लेकिन सेना में चंद एक लोग जो अपने पर्सनल ईगो के लिए, अपने पर्सनल कुछ एक पैसे बचाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। या तो ज़्यादातर मामले आते हैं सहायक प्रथा के, ज़बरदस्ती किसी को सहायक भेजा जाता है, वहाँ बंदा एडजस्ट हो नहीं पाता, फिर मैडम अफसर की भी बाप बढ़ जाती है और तंग करती है। या तो ये मामले होते हैं, या छुट्टी से रिलेटेड, या बहुत सी ऐसी चीज़ें, और उनकी सबकी जड़ है सहायक प्रथा। एक अधिकारी को कर्नल के बाद में 10-10, 20-20 जवान से नफरी को लेकर बैठे हैं। सरकार को इनकी कहने की हिम्मत नहीं है कि भाई नफरी कम चल रही है, जवानों पर फिर ड्यूटी का बोझ, छुट्टी का बोझ, और अग्निवीरों की तो वैसे ही बेचारों की साल में 1 महीना छुट्टी है। मैं चिल्लाता रहा, हालांकि सरकार पता नहीं कब जगेगी, कितने माओ के लाल उजड़ने के बाद ये इनकी आंखें खुलेंगी। तो ये तो वो बात है कि कौन जिसके हों बच्चे वो समझे इनका दर्द। मैं एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा सरकार को भी इस ओर थोड़ा सा पहल करें। और ये जो घटना घटी इसकी जो भी डिटेल आएगी मेरे पास, आगे मैं जल्दी ही अपडेट आपको दे दूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
ऐसी कोई घटना होती है तो बता दिया करो, क्योंकि जाने के बाद में अब इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, परिवार को ठीक है, जो बेनिफिट है वो तो या तो राजी राजी दे देंगे, हम दिला ही देंगे, और वो खुद ही जब फंसते हैं तो अपना आप परिवार को बोलते हैं पेंशन भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, लेकिन परिवार को वो मिल जाता है। और इसी वजह से हम जो वास्तविक चीज़ मांगते हैं इंसाफ के लिए वो नहीं मिलता। और ऐसी स्थिति में अगर कोई लड़े भी तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे एक बहरोड की लेडी है, मेरे को आज भी याद है उनके हस्बैंड की, जब वो यहाँ से छुट्टी काट के जा रहे थे, रास्ते में वहाँ जो उन्होंने बताया कि कोई मेजर साहब था और बंदे थे, आराम से हंसी खुशी से जा रहे थे और उनकी अचानक आती है खबर कि भाई वो चल बसे जी, अपने आप को गोली मार दी। जबकि रोज उनकी बात होती थी, कोई उनके पास दिक्कत नहीं थी, और उनके चोट के निशान, उनका दांत टूटा हुआ, इनके यहाँ में कमर के नीचे चोटें लगी हुई, बोले जी फिर पड़ गए थे। वो लेडीज, उनको मैं सल्यूट करता हूँ, यादव परिवार से हैं। आज लगभग 8 साल से हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है। यूनिट बार बार कह रही है पेंशन ले लो, कुछ पैसे ले लो, बच्चे को नौकरी लगा देंगे, ये ले लो, और भी कुछ पैसे दे देंगे, वो मेजर साहब का उनका नाम हटा दो, फलाना। लेकिन वो लेडीज़ अकेली होते हुए भी लड़ रही है, छोटे छोटे बच्चों को पाला है। बोला सर मैंने कैसे भी एडजस्ट किया है, लेकिन मैं इंसाफ लेके ही मानूंगी। कोर्ट में जाते हैं, 3 वकील बदल चुके, वकील कहते हैं कि यार पेंशन ले लेना, जो बेनिफिट ले ले, फिर लड़ते रहेंगे। क्यों? वो दूसरी पार्टी इसको नहीं खरीद सकती तो वकीलों को खरीदती है, लेकिन ये महिला होते हुए भी लड़ रही है। और कई जगह हम उसको कहते हैं कि चलो लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक ले जाने की बात करते हैं और बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो परिवार को शुरू में तो परिवार ये करेंगे वो करेंगे, फिर परिवार को जैसे जैसे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे जैसे पैसा आता है, सब बोलते जाते हैं। अगर कोई परिवार हिम्मत करके, उनकी तरह एक परिवार नहीं, ऐसे कितने ही हैं, सब भूलकर फिर बैठ गए कि ठीक है जी, जाने वाला चला गया, परिवार को जो मिलना है वो तो मिलने दो। मेरे जैसे लोग भी सब यही कहते हैं कि ठीक है यार, मैं भी खुद उनको, लेडीज को, उनके हालात देखकर, उनके बच्चों को कैसे वो पढ़ा रही हैं। उनके स्कूल में हमने कहकर एक बार तो उनके जो बच्चों की वो चलती थी कि भाई चलो फीस माफ़ कर देंगे, बाद में स्कूल वाला भी जी हम तो लेंगे। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि उनके नाम से उनकी स्कूल बढ़िया प्रमोट होगी कि भाई ऐसे बच्चों को सहायता दे रहे हैं, और बाद में जी फीस तो देना ही पड़ेगा। कैसे उन्होंने एडजस्ट किया, कैसे आज तक वो काम चला रही है, अभी तक तारीख बदल रही है। जज बोलते हैं तारीख ही नहीं देता। वो खुद अभी कोर्ट में गई थी जज साहब के सामने कि साहब मेरा केस का क्या होगा। तब जज ने उनकी बात सुनी तो बोले ठीक है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में सब हटाओ, इनके कागज़ लेके आओ। वो कागज़ ढूंढे, सब कुछ ढूंढे, उसका करते करते शाम होगी, अगली तारीख में करेंगे। अब अगली में उनके पास केस गया कि नहीं, अभी तक मेरी बीच बीच में उनसे बात होती रहती है। तो फिर कह रहा हूँ कि ऐसी जहाँ घटना होती है, अगर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10, ये सारे के सारे परिवार बैठ जाए ना कि हाँ हमें न्याय चाहिए, तो ये जो समस्या है ना उसकी जड़ खत्म हो। और जड़ है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारे आज के अधिकारी अपने आप को काले अंग्रेज समझते हैं। ये आज भी सोचते हैं कि हम, अंग्रेजों ने जो संविधान 18, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक बनाया होता आर्मी एक्ट, लेकिन 1857 में आप सबको पता है, जब वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के थे, उस समय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह को कुचलने के लिए 1857 में ऐसे सख्त कानून बनाए गए कि भारतीय जवान को बिल्कुल गुलाम बना दिया गया कि कोई बोलता है तो 10 नंबर फार्म भर दो, कोड़े मारो, ज़्यादा करता है तो गोली मार दो। इस तरह के सख्त कानून, बगैर कुछ बताए कुछ भी कर दो, अधिकारी का कुछ नहीं होगा। और वही 1857 के कानून 1950 में ऐसे कि ऐसे अमेंडमेंट हमारी इंडियन आर्मी में आ गए, और उसके बाद वो यूं की यूं है आज तक। 200 देश अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन उस 197 कंट्री में ये सारे रूल चेंज हो गए। आज जवान को उसका हक मिल गया, लेकिन सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 3 देश की आर्मी है, और ये शायद बांग्लादेश, सॉरी, हमारे से अलग होकर गए हैं। यहाँ लगभग वही रूल चल रहे हैं। आज भी जवान इनके कुत्ते घुमा रहा है, जवान इनके टॉयलेट साफ कर रहा है, घरों में जो चाहे वो काम कर रहा है। और ठीक है, बहुत से बोलते हैं कि जवान वॉलंटियर है, लेकिन जो बेचारा वॉलंटियर नहीं है या जिसको मजबूर कराया जाता है, हम भी उस सिस्टम के मारे हुए हैं। लेकिन हम बहुत से लोग हैं जो लड़ जाते हैं। हमने कहा ठीक है, जो सजा देना दो। हर आदमी का शरीर हष्टपुष्ट नहीं होता, हर आदमी इतनी ताकत नहीं रखता कि वो लड़ लेगा। जो लड़ नहीं पाता फिर वो बेचारा या तो नौकरी छोड़ता है या फिर भाग के
इस तरह की हरकत उसके साथ हो जाती है या ये खुद कर देते हैं, जैसे जम्मू के अमित के साथ हुआ था। अभी तक इंक्वायरी चल रही है, उनके चाचा जी लड़ रहे हैं, दोबारा रीओपन भी हो चुका है वो केस। कल परसों एक कोई कर्नल साहब मेरे पास कह रहे थे कि उनको बोलो परिवार को पेंशन ले ले। क्यों भाई, मैं क्यों बोलूं, क्यों बोलूं मैं? अब पता नहीं कर्नल थे कौन थे, लेकिन मेरे को बता रहे थे कि मैं तो दूसरी रूट का हूं, लेकिन उनको बेनिफिट तो बोलो ले ले। हर आदमी यही कहता है कि उनको बेनिफिट ले लेने दो, हम भी कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो उन सब परिवारों को आगे आना पड़ेगा, खासकर जिनके एक ही बच्चा था। ठीक है, जिसके और बच्चे होते हैं तो वो दूसरे बच्चों को देखता है कि यार गया, कम से कम बाकी बच्चों का भला हो जाए, लेकिन जिसके एक ही बच्चा है क्या करेगा उस पैसे का? अचार डालोगे क्या उस पैसे का? कितना खाओगे? सबको वही 2 रोटी खानी है, रहने के लिए एक ही मकान चाहिए, चाहे कितना बड़ा बना लो, सोने के लिए एक ही चारपाई चाहिए। उस पहाड़ जैसे पैसे का करोगे क्या जब आपका दिल का टुकड़ा ही चला गया? तो इस चीज़ के लड़ने के लिए मैं कई बार, मैंने हालांकि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी डाला, लेकिन मेरी अकेले की ताकत को दबा दिया गया। हाँ जी, तारीख देंगे, तारीख देंगे, तारीख देंगे, और फिर एक समय आया, सरकार के एक खास जज यू ललित जी, मुझे याद है, 74 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल वो जज बने, और उसमें हमारा मामला, भले जी अब आप तो आगे, आप इसको या तो खुद विड्रॉल करो या हम डिसमिस कर देंगे, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। मैं विचार करता हूँ कि एक बार फिर उसको करेंगे हम, लेकिन जब हम साथ निकलने की बारी आती है तो क्या लेना है सर, उससे क्या फ़ायदा है? जो कर रहा है जिसको करने दो, हमने तो करना नहीं है। आप तो MSP बढ़वाओ, OROP बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़वाओ, ये बात करो, लेकिन जब किसी के कलेजे का टुकड़ा इस तरह चला जाता है तब उनको याद आता है इंसाफ। इसलिए मैं कहता हूँ इंसाफ के लिए लड़ो। ऐसा ना हो कि कल इसकी जगह किसी दिन आपके परिवार का या आपका बच्चा हुआ ना, जब ये ज़मीन खिसक जाती है, ठीक है, और वो भी इकलौता हो तो जो भी अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। और मैं फिर हमारे बड़े बड़े अधिकारियों से, हमारी सरकार से विनती करता हूं कि श्रीमान इस पर विचार करें। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स में आखिर ये इतनी ज़्यादा ये चीज़ें जो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्यों जवान 15 साल में ही, हमारे जैसे सर्विस, अभी कोई हमारी उम्र थी क्या, हम सर्विस करते आराम से, हमें भी नौकरी अच्छी लग रही थी, क्यों आ रहे हैं हम लोग? या फिर कोई नहीं आ रहा तो बेचारा वहाँ उसकी हालात पूछो, क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या क्यों आए दिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं? रिफॉर्म, आर्मी एक्ट, चाहे वो ऐसे कैसे BSF पैरामिलिट्री में भी वही चल रहा है, जो भी हमारा आपने BNSS बना दिया, भारतीय न्याय संहिता, हालांकि आम आदमी के लिए उसमें खास बदलाव नहीं हुए, पुलिस को पावर दी है आपने और राजनेताओं को पावर दी है। मैं चाहता हूं कि ये हमारी, जैसे आपने IPC बदली, BNSS किया, उसी तरह आर्मी एक्ट जो कि ब्रिटिश कानून है उसको बदलें, और वास्तव में बदलें जिसमें जवान को उसका हक मिले और ये घटनाएं रुकें। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।